नमस्कार। राजस्थान का रण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। राजस्थान का रण में आज का दिन काफी खास है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिहाज से इसलिए खास है क्योंकि आज से कांग्रेस ने अपनी गारंटी यात्रा की शुरुआत की है, जो सातों संभागों में 33 जिलों में जाएगी। हालांकि 33 जिले बोलना गलत रहेगा क्योंकि अब जिले बढ़कर 53 हो चुके हैं। फिर भी सारे प्रदेश में इस यात्रा का एक तरह से आगाज अलग अलग चरणों में होगा, अलग अलग तारीखों पे होगा और अलग अलग चेहरों के साथ होगा जिनको जिम्मेदारी दी गई है। उनके अलावा राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं वो भी इन यात्राओं में जा रहे हैं। और बीजेपी के लिए इसलिए खास हो जाता है क्योंकि अमित शाह एक तरह से चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। आज 3 जगह उन्होंने एक दिन में चुनावी सभाएं की और इन सभाओं के जरिए जाहिर तौर पर उन्होंने अपना सियासी धर्म निभाया। आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले चले, लेकिन ये यात्राएं आज आज के दौर में अगर हम बात करें तो यात्राएं बहुत जरूरी हो जाती हैं चुनावी दौर में। लेकिन इस बार यात्राओं में जिस तरह की बातें कही जा रही हैं और साथ ही जो बागी सामने आए हैं, जिस तरह के मनमुटाव देखे जा रहे हैं अपनी पार्टी नेताओं के साथ, उन यात्राओं में क्या वो चेहरे एक साथ नजर आएंगे तो किस तरह की बातें होंगी, किस तरह के मैसेज देने की कोशिश की जाएगी और कांग्रेस अपनी गारंटी यात्राओं के जरिए क्या वापस सत्ता पर काबिज हो पाएगी, जो इतिहास राजनीतिक रहा है राजस्थान का उसको बदल पाएगी। इन सभी मुद्दों को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठों का जो पैनल जुड़ा हुआ है, सबसे पहले उन सभी से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी से हमारे साथ माधोराम चौधरी जी कुछ देर में इस चर्चा का हिस्सा होंगे और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं महेश चंद्र शर्मा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। महेश जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। इस बार की जो सियासी यात्राएं, चाहे कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, जिस शक्ल में आ रही है, कांग्रेस ने अपनी गारंटी यात्रा के साथ शुरुआत की है। बड़े चौरों की बात करें तो वहां से रंधावा है, बीच में और भी आते रहेंगे। लेकिन इस बार चुनावी यात्राएं एक तरह से चुनौती के तौर पर भी देखी जा रही हैं। चुनावी यात्राओं में सिर्फ भाषण नहीं दिए जाएंगे, यहां से एक और संदेश देने की कोशिश की जाएगी। उस मंच को साझा करते हुए अगल बगल में कौन उनके साथ खड़ा हुआ है, किस तरह की चुनौती आपको इन चुनावी यात्राओं के जरिए आपको लग रहा है कि दोनों राजनीतिक दल पूरी करते हुए नजर आएंगे? देखिए, जो चुनाव में देखिए चुनौती तो दोनों ही दलों के सामने है, किसी भी रूप में। अभी फिलहाल जो है नॉमिनेशन फाइल होने के बाद में अभी दोनों दलों के पास में जितने बागी खड़े हुए हैं, वो एक तो ये सबसे उनको संतुष्ट करना, उनको मनाना और सर इस पे मत करो, बैठाना दूर से वाले पे जोड़ना और पार्टी तो बोलिए। ये हाँ, ये मतलब क्या कहते हैं ना, मुख्य पहले तो अभी ये इस स्टेज पे है। अब चूंकि कांग्रेस ने अपनी जो गारंटी योजनाएं को लेकर के जो जिस तरह से मतलब क्या रथ यात्रा शुरू की है, ये अपने अपने स्ट्रेटेजी है, अपने अपने हिसाब से वो बात कर रहे हैं। और बीजेपी की ओर से जो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी जिस तरह से मतलब 3 सभाओं को संबोधित करते थे, सब अपने अपने दल, अपने अपनी उपलब्धियां, अपने अपने स्ट्रेटेजी, अपने अपने आरोप प्रत्यारोप और उन्होंने एक मुद्दे तय कर रखे हैं प्रारंभिक तौर पे। आने वाले दिनों में और क्या मुद्दे बनेंगे, ये स्ट्रेटेजिकल, ये मतलब आपस में जिस तरह के जो चुनावी जो होता है ना युद्ध, जिसे वो आगे बढ़ता जाएगा और इससे सक्रियता से माहौल बनाने की कोशिश की जाए। अब रहा सवाल, निश्चित रूप से है कि एक मुद्दा बनता है आरोप और प्रत्यारोप। आरोप जो हैं जितने भी लगेंगे और दूसरे दल पे प्रत्यारोप लगते, उसका जवाब भी दिया जाता है और उसका ये भी होता है, जनता कन्विंस किससे होती है, जनता को लाभ किन योजनाओं से हुआ है और कौन सा दल सत्तारूढ़ हो या विपक्ष अपनी बात को आम जनता तक पहुंचाने में सफल रहा और वो बूथ पर लाने में कितना सक्षम होगा। ये बाद में अभी एक लंबा अभी समय है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि माहौल बनाने का अब शुरू हो गया है माहौल। और 3 दिन के अंदर अंदर और भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि नॉमिनेशन जब अंतिम समय होगा उस दौरान की पोजीशन क्या बनती है। लेकिन हाँ ये बात है, इस बार तगड़ी चुनावी क्या टक्कर की संभावना व्यक्त की जा रही है। जी प्रदीप जी,
कांग्रेस ने आज गारंटी यात्रा की शुरुआत की। उनका कहना है कि 10 यात्राएं, 10 जो गारंटी थी वो पहले दी जा चुकी हैं और 7 नई गारंटी हैं। बीजेपी इसको लेकर आरोप लगा रही है कि हालांकि उन्होंने ये कहा है कि ये संवैधानिक तौर पर सही नहीं, और चुनाव आयोग के पास गए, उन्होंने कहा है कि 7 गारंटी देकर इस उल्लंघन किया गया नियमों का। लेकिन प्रचार के दौरान सब अपने अपने वादे करते हैं, इसको वादे के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपको नहीं लग रहा कि अभी कांग्रेस के सामने रिपीट करने को लेकर एक सबसे बड़ा चुनौती यह है कि जो बागी हो गए हैं, कांग्रेस बीजेपी दोनों में मिलाकर 50 से ज्यादा बागी हैं। कांग्रेस के लिए भी वो बागी अब बड़ी चुनौती साबित होंगे और उनको मंच पर, क्योंकि जिन प्रदेशों में, जिस संभागों में आप जा रहे हैं, वहां का अगर बागी परसों तक नहीं मानता, 72 घंटे की कवायद के बाद अगर नहीं मानता, तो उनको बगल में लेकर खड़े होने को लेकर जो सवाल सामने से आएंगे कि आप बागियों को नहीं मना पा रहे हैं, वो वोट काटेंगे आपके, तो ये भी तो एक बड़ी दिक्कत सामने हो सकती है अगर उनको यात्राओं का हिस्सा नहीं बनाते हैं तो। प्रभात जी, देखिए माहौल बना है, और जिस तरह की आज हमारी जो गारंटी यात्रा शुरू हुई है गणेश मंदिर से, मुख्यमंत्री जी ने पूजा अर्चना के बाद शुरू की और 200 विधानसभाओं में यात्रा जाएगी। उस संबंध में उनका एक ही ध्येय है कि जनता को उन गारंटियों से रूबरू कराया जाए, उनसे परिचित कराया जाए। क्योंकि जिस तरह की जनता का जो मन है और जो मुख्यमंत्री जी जो अपने कार्यक्रम के आधार पर प्रदेश में लोकप्रियता हासिल की है, उनका उद्देश्य यही है कि जो गारंटी वो दे रहे हैं, कि इससे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री की प्रदेश में एक राजनीतिक जो उनके परिदृश्य है वो बहुत पॉजिटिव है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बारे में सब लोग जानते हैं कि वो जो बात करते हैं वो पूरा भी करते हैं, और उनकी राजनीतिक उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत हाई लेवल की है। और आप जान सकते हैं कि प्रदेश में 2 ही नेता हैं, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता है तो उसके साथ साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की उन्हीं के बराबर की लोकप्रियता प्रदेश में हासिल है। इसलिए लोगों को उनमें विश्वास है, और लोग ये जानते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वही वादे करते हैं जो वो जिनको निभा सकते हैं। इसलिए वो इन इन 7 गारंटी जो उन्होंने नहीं दी हैं, जिनको लेकर चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में जाए, लेकिन सवाल यही है कि अगर घोषणा पत्र में पार्टियां अपनी प्राथमिकताओं को इंगित करती हैं तो 7 गारंटी भी उसी का हिस्सा है। आपको ध्यान होगा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक सूचना लेने का जो काम किया था, जिससे लोगों से कहा था कि वे अगली सरकार से क्या अपेक्षाएं रखते हैं, उसमें करीब 3.5 करोड़ सुझाव उनके पास आए थे, और उन 3.5 करोड़ सुझावों जो जनता ने दिए उसका निचोड़ उन्होंने 7 गारंटियों में निकाला है। तो मेरा मानना यही है कि जी, अब मेरे ख्याल से शायद कोई तकनीकी खामी उनकी तरफ से आ गई है, हमारा उनके पास उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। प्रदीप जी सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए वापस उनके पास लौटेंगे। माधुराम जी भी हमसे अभी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद वहां भी कोई तकनीकी खामी आ रही है। खैर, महेश जी हमारे साथ अभी भी बने हुए हैं। महेश जी, 7 गारंटी दी गई हैं, कांग्रेस से बीजेपी की तरफ से अलग अलग बातें कही जा रही हैं, लेकिन हर बार यही कोशिश की जाती है कि जो सियासी मंच है उसका चुनाव के वक्त में कम से कम ऐसा इस्तेमाल हो कि आप क्या करना चाहते हैं उसको लेकर बात की जाए। लेकिन इस बार ये भी देखा जा रहा है कि आरोप प्रत्यारोप के दौर में उन मुद्दों को उठाया जा रहा है जिन मुद्दों का आम जनता से कोई सरोकार नहीं है। अब राजस्थान में इसराइल की बात का, गजा की बात का, मुगलों के शासन का, उस दौर की बात करना कि मुगलों के शासकों को चुनौती देने वाले राजस्थान को मैं नमन करता हूं, या फिर हम ये कहें कि इसराइल और हमास में जो युद्ध चल रहा है वैसे हालात यहाँ ना पैदा हों, इसके लिए पर्टिकुलर एक पार्टी को वोट दिया जाना चाहिए। मुद्दे जो स्थानीय होते हैं, उस राज्य से सरोकार रखने वाले मुद्दे होते हैं, वो अब धीरे धीरे गौण होते जा रहे हैं इन चुनावी यात्राओं से। देखिए, बिल्कुल सही बात है ये। चलो कि तो यहाँ ये घटना विशेष ऐसी हुई है, उसको लेकर के तो है ही, लेकिन आप ये बताइएगा कि केरल जैसे राज्य में भी इस तरह की बातें हो रही है। हमास जो आपने जो इजराइल की अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की जो बात बताई है, तो ये एक कहा जा रहा है कि एक नया जो एक स्क्रिप्ट है जो हमारे चुनावों की जो लिखी जा रही है कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पे भी होना चाहिए, जबकि उसका मकसद ये नहीं है। चुनाव राजस्थान की उस पर होनी चाहिए, और ये भी बात है कि सेंटिमेंट्स को ध्यान में भी रखना चाहिए। सेंटिमेंट्स को भुला करके और वोटों की राजनीति ध्रुवीकरण न हो, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कई चीजें हैं, लेकिन हमें ये चाहिए कि राजस्थान क्या चाहता है, राजस्थान के मतदाता क्या चाहते हैं,
राजस्थान किस साइड में जाना चाहता है, राजस्थान को हम किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, राजस्थान की हम आर्थिक स्थिति को कैसे मजबूत कर सकते हैं, हम उसके आम व्यक्ति को मतलब किस तरह से मतलब महंगाई से हम मुक्त कर सकते हैं, उनकी समस्याएं जो है जो वाजिब समस्या उसका समाधान कैसे कर सकते हैं। मुद्दे ये होने चाहिए, अंतरराष्ट्रीय हो चाहे दूसरे देश प्रदेशों की समस्या हो, चाहे दूसरे देशों में क्या दूसरे प्रदेशों में क्या विकास हो रहा है, मॉडल वगैरह क्या है क्या नहीं है, ये सब गौण की बात है। बात ये है कि राजस्थान में क्या हो रहा है, क्या ये सोचने की बात है, क्या हम पूरी बिजली दे पा रहे हैं, क्या हम पानी की व्यवस्था कर पा रहे हैं, क्या हम आम जरूरत की वस्तुएं पूरी दे पा रहे हैं, या और उसमें क्या क्या है जो भी एक राजस्थान के विकास और आम व्यक्ति के विकास की बारे में सोच होनी चाहिए। ये मुद्दा यही होना चाहिए। लेकिन होता ही है कि चुनावी माहौल में नेता जो आपस में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए मतलब माहौल को दूसरी दिशा में ले जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जी माधुराम जी हमारे साथ जुड़ गए। माधुराम जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी माधुराम जी, अभी जो मेरा सवाल इनसे था, एक्चुअली कांग्रेस की तरफ से ये सवाल था, बीजेपी के जो नेता हैं उनके भाषणों को लेकर ये बात कही गई थी कि कांग्रेस अपने चुनावी भाषणों में या फिर चुनावी यात्राओं में अपनी तरफ से वादों का जिक्र करती है कि वो क्या करने वाले हैं, 7 गारंटी की उन्होंने बात की। लेकिन जब बीजेपी का मंच यहाँ देखा जाता है, ये कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के मंच से सिर्फ बात की जाती है उन मुद्दों की जिनका राजस्थान से कोई सरोकार नहीं है। बात मुगलों की जाती है, इसराइल की बात कर ली जाती है, पाकिस्तान की बात कर ली जाती है, लेकिन राजस्थान का सीधा सरोकार जिन मुद्दों से है उनमें सिर्फ एक मुद्दा है ईआरसीपी, उसको लेकर भी गलत बातें कही जाती है। उसके अलावा राजस्थान की जनता से जुड़े मुद्दों को बीजेपी ने बिल्कुल गौण कर दिया। देखिए, आज जैसे अपने इस परिप्रेक्ष्य में ही बात कर लें तो अमित शाह जी राजस्थान पधारे हुए हैं, उनके 2-3 जगह चुनावी सभाएं थी। उन चुनावी सभाओं में मेन मुख्य रूप से जो अशोक गहलोत जी यहाँ पे पिछले 5 सालों में राज किया है, निश्चित तौर पे उनकी चर्चाएं की है, चर्चाएं होनी भी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। जिस मुद्दों के साथ में कोई भी पार्टी शासन में आती है तो निश्चित तौर पे उनके कुछ लोगों के सामने विजन रखती है अपनी पार्टी कि हम ये करने वाले हैं और ये चीजें आपके सामने लाने वाले हैं। तो जिस प्रकार 5 साल में अशोक जी ने राज किया, और राज से पहले मेरे को अच्छी तरह से याद है कि 27 नवंबर 2018 की बात है, मैं दूदू में प्रभारी था, मैनिफेस्टो आया, मैंने अखबार में पढ़ा तो अखबार में कुछ चीजें लिखी हुई थी, जैसे बेरोजगारों को भत्ता देंगे, दूसरा ये लिखा हुआ था कि हम गुणवत्ता युक्त बिजली देंगे। अभी बिजली का मुद्दा चल रहा है, गुणवत्ता युक्त बिजली। तो मैंने प्रेम जी से पूछा, यार डॉक्टर साहब मेरे और तो समझ में आ रही है, ये गुणवत्ता युक्त बिजली क्या होती है? तो फिर बाकी 4.5 साल में लोगों से जहां जाते थे वहां पूछते भाई गुणवत्ता युक्त बिजली क्या होती है? तो उन्होंने कहा साहब, एक बीकानेर में एक व्यक्ति ने मेरे को कहा कि गुणवत्ता युक्त बिजली वो होती है जिसमें लाइट में तो करंट नहीं आता पर बिजली में बिल में जरूर करंट आता है। मतलब ऐसी बिजली व्यवस्था पूरे राजस्थान में गड़बड़ाई, पूरे 4.5 साल में ये मेंटेन नहीं कर पाए, कानून व्यवस्था मेंटेन नहीं कर पाए, पेपर लीक हो गए। तो निश्चित तौर पे उन पे मुद्दों पे आज बात तो होनी लाजमी है और होनी भी चाहिए। 4.5 साल के शासन की तुलना होगी। आज हम कोई चीज कहेंगे, वादे के ये चीजें आए, कल सत्ता में आते हैं तो लोग उनकी चर्चाएं करेंगे। तो आज अमित शाह जी जब आए तो उन्होंने कहा कि जब अगर कन्यालाल की हत्या होती है तो सरकार गैर जिम्मेदाराना बयान देती है। मतलब कार्रवाई करने के तो अलग पहलू रहा, ऐसी घटना जो देश के लिए शर्मनाक थी उन पे गैर जिम्मेदाराना बयान देना, धारा 144 पूरे 4.5 साल तक लगाए रखना, फिर कहते हैं साहब बीजेपी मैदान में नहीं आई। अरे बीजेपी भीलवाड़ा में मैदान में, मैं खुद बीकानेर गया था कोई प्रदर्शन करने बिजली का, तो मेरे ऊपर मुकदमा लगा दिया। मतलब किस प्रकार हैरेसमेंट किया गया 4.5 साल में, ये हम लोगों ने देखा है। तो उस चीज की चर्चा होगी आज। अगर कहीं पे मंदिर तोड़े हैं तो उसकी चर्चा होगी, हिंसा हुई है तो उसकी होगी। महिलाओं के प्रकार, जिस प्रकार महिलाओं को शिक्षा का भाव राजस्थान में पैदा किया और 4.5 साल में घटनाएं, एनसीआरबी की आंकड़े कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं कि प्रतिदिन 18 महिलाओं के साथ रेप होना और 7 महिलाएं हत्या हो जानी, ये राजस्थान के लिए शर्मनाक है। क्योंकि राजस्थान तो वो प्रदेश है जो अपनी एक अलग कुव्वत के लिए जाना जाता है। बाहर जाते हैं तो लोग बड़ी इज्जत करते हैं लोगों की, क्योंकि अपनी कहीं ना कहीं लोगों में विश्वसनीयता है। उस विश्वसनीयता को 5 साल में इन्होंने खोया है। जी
चलिए मैं वापस लौटूंगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद क्योंकि आपका जो सवाल था उसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। प्रदीप जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी एक मेरा काउंटर सवाल था, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। आप बने रहिए जन टीवी पर। राजस्थान में परिवर्तन लाने मैं इनकी बात क्यों सुनूं, जो बिजली बिल के नाम पे हमारी मेहनत की कमाई ले जाते थे। ये तो भला हो कि पिछली बार राजस्थान में हमने कांग्रेस को चुना, जिन्होंने घरेलू बिजली 100 यूनिट और कृषि बिजली 2000 यूनिट हर महीने फ्री कर दी। कांग्रेस ने काम तो किया दिल से। अब कांग्रेस दे रही है 7 गारंटी, और फ्री बिजली भी तो कांग्रेस ही देगी। इनकी खोखली बातों से बिजली का बिल नहीं भरता। काम किया है दिल से कांग्रेस फिर से। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। माधुराम जी अपनी बात कह रहे थे। माधुराम जी, एक सवाल मेरा यह था, मैं यही कहना चाह रहा था कि दूसरों पर आरोप लगाना ये राजनीतिक धर्म है, ठीक है, लेकिन मेरा जो सवाल ये था कि अपनी बात नहीं रखी जा रही। कांग्रेस भी यही कह रही है कि दूसरों पर आरोप हम भी लगा रहे हैं, बीजेपी पर हम भी आरोप लगा रहे हैं, राजनीतिक धर्म निभा रहे हैं, लेकिन उसके बाद जनता के लिए हम क्या करना चाहते हैं, हमारा विजन क्या है, वो विजन बीजेपी ने बिल्कुल लॉस कर दिया। बीजेपी ने अपना विजन सामने नहीं रखा कि वो करेंगे क्या, हमने क्या किया, हमारी गलतियों को गिनाना, उसके लिए पूरा 5 साल का उनके पास वक्त था। जनता को हमारी उन बातों को लेकर अपना टाइम पास कर रखे हैं, लेकिन अपनी तरफ से क्या वो जनता के लिए वादे करना चाहते हैं, उनको लेकर किसी भी नेता ने कोई बात नहीं की। यही तो मैं कहना चाह रहा था। देखिए बाबा जी, ऐसा नहीं है, हमारा भी मैनिफेस्टो आएगा, मैनिफेस्टो में सारी बातें रखी जाती है, परंतु कंपेयर यहाँ पे अगर वसुंधरा जी की बीजेपी की सरकार थी, अशोक जी की सरकार, अगर यहाँ कंपैरिजन करेंगे कुछ चीजों का, तो आपको जनता आजकल इतनी याददाश्त कमजोर नहीं है। निश्चित तौर पे जनता को कई बार नेता जो कहते हैं कुछ चीजें भूल जाते हैं, वो अपन ऐसा भी नहीं है। आजकल गाँव की चौपाल में बैठ के भी चर्चाएं होती है, और लोग अगर कोई अच्छी बात करता है तो उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हर व्यक्ति, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, एक भी चीज अगर गलत कोई कहेंगे तो पूरे देश में वो चीज ट्रोल होती है। तो ऐसा नहीं है, मीडिया गलत चीजों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लोग यूज करते हैं। तो आजकल असंभव है ये चीजें कि हम हमारी चीज नहीं रख पा रहे हैं, उनको गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो फिर भी मैं कहूंगा अशोक जी को आज उस चीज के लिए जिम्मेदारी माननी चाहिए कि मैंने मान ली। मैं आज के भाषण में से मैं खुद जानना चाहता हूं, आज के भाषण में बीजेपी के जो नेता आए थे, उन्होंने आज के भाषण में अपने विजन में कौन सी बात सामने रखी, मैं भी एक बार सुनना चाहता हूं। नहीं, हमने ये कहा कि मैंने कहा जब सरकार इन्होंने राज किया है 5 साल, तो अपन चर्चा तो राज की ही करेंगे, दिल्ली के राज की करेंगे या यहाँ के राज की करेंगे। क्यों, दिल्ली में हम सरकार में है, यहाँ पे कांग्रेस सरकार में है, तो तुलना किसकी होगी? जो सरकार में काम करता है उसी की तो होगी। आज ये कह रहे हैं कि साहब गारंटी लेके आए हैं, गारंटी मैं कह रहा हूँ इस बात की होनी चाहिए कि महिलाओं की सुरक्षा की बात होनी चाहिए। मैं समझ गया, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, ये आरोप और तुलना तो हो गई। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, आरोप और तुलना तो हो गई, लेकिन आपकी तरफ से, बीजेपी की तरफ से अगर बीजेपी सरकार बनाती है राजस्थान में, तो विजन क्या है? हमारा मैनिफेस्टो आना बाकी है। उससे पहले मैं भी नहीं चाहूंगा कि मैनिफेस्टो की कुछ चीजें मैं पहले से कहूँ, परंतु फिर भी हम बेरोजगारी की बातों, जो मुद्दे हैं उनके ऊपर हम मजबूती से मैनिफेस्टो। लेकिन जनता की बात है, जनता के सामने रखी जा सकती है, ऐसा तो सीक्रेट है नहीं कि कोई मैनिफेस्टो में नहीं, सीक्रेट नहीं, उसका महत्व तो कम हो जाता है। कोई भी चीज का आप पहले कर देते हो तो बाकी तो होना ही है, 2 दिन बाद में आना है मैनिफेस्टो। बड़े नेता के मुंह से हम इस मैनिफेस्टो को जारी करवाना चाहते हैं, ये बिल्कुल यही होता है। चलिए ठीक है, होगा। प्रदीप जी आपने सुना पूरी बात को, लेकिन इसमें एक आरोप जो आज लगाया है अमित शाह ने, ये कहा है कि जादूगर है, बहुत बड़े जादूगर हैं, और उन्होंने जादूगरी से अपने स्वास्थ्य सेवाओं को गायब कर दिया, शिक्षा को गायब कर दिया, सुविधाओं को गायब कर दिया। प्रदीप जी। सर ये प्रभात जी, बात वही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बारे में जो बात होती है उसमें सबसे बड़ी बात समझने की बात यह है कि वे लोगों के नजदीक हैं, वे संपर्क करते हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अशोक गहलोत का मुख्य बेसिक फर्क यही है कि वो संवाद, एक तरफा संवाद करते हैं, उन्हें जो कहना हो तो कहते हैं, लेकिन सुनने की व्यवस्था उनके पास नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वो व्यक्ति हैं जो सुनते हैं, बोलते कम है। तो देखिए सवाल वही है, जो सुनता है वही समझता है, और जो समझता है वही काम करता है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सबसे बड़ी बात है कि उनकी मानवीय संवेदना बहुत सशक्त है, वो मानवीय संवेदनाओं पर काम करते हैं और हर उस व्यक्ति से मिलकर
वो उसकी समस्या का निदान का प्रयास करते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की राजनीतिक शैली बिल्कुल अलग है और वो लोगों से मिलजुल कर सामंजस्य बैठाकर राजनीति करते हैं, जबकि नरेंद्र मोदी सिर्फ एक तरफा बात करते हुए अपनी विचारधारा को थोपने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वे विचार तो करते ही नहीं। वो आज देश में पहले प्रधानमंत्री हैं, इतने प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने कभी संवाद न पत्रकारों से किया न समाज से किया। वो जब भी जो काम करते हैं वो अपनी समझ से करते हैं, चाहे वो लोगों को सूट करे न करे, उनमें संवादहीनता है। वे 1 to 1 की बात करते हैं और जिससे बात करना चाहते हैं उसको बुला के बात करते हैं, लेकिन जहां तक बात समाज की, देश की, विकास की और उद्योगों की बात करने की बात तो चर्चा नहीं करते हैं, वो अपनी बात को थोपने का प्रयास करते हैं। तो ये बेसिक फर्क है। इसलिए मुख्यमंत्री जी के साथ इस प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति का नाता है, वो उनसे जुड़े हुए हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 24/7 विभिन्न चैनलों के माध्यम से, अपनी सामाजिक संदर्भ के माध्यम से, सोशल साइट के माध्यम से लोग जुड़े हुए हैं। इसलिए वो जन जन की भावना जुड़े हुए हैं, इसलिए वो उनको कोई चिंता नहीं है, उनकी राजनीतिक प्राथमिकता की बात नहीं है, वो सिर्फ लोगों की मानवीय संवेदना को और उनकी प्राथमिकता को आगे रखते राज्य का शासन चलाते हैं। और ये उसका परिणाम है कि अगली बार की वो ये बात उन्होंने ठान लिया है कि वो, चूंकि ये एक बात चैलेंज उनको आला कमान ने भी दिया है, जब उन्होंने कहा था कि मुश्किल है सरकार का आना, तो कहते हैं कि मैं इसको करके दिखाऊंगा। और वे राजनीतिक प्रबल क्षमता वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने तय कर लिया कि मुझे सरकार बनानी है, तो वो अपने उस अभियान पर काम कर रहे हैं। जी महेश जी, देखिए भीड़ जो भी आती है चुनावी सभाओं में उसके कई कारण हो सकते हैं। कुछ लोग बड़े चेहरे जो होते हैं, बड़े नेता होते हैं, उनको देखने के लिए, नजदीक से देखने के लिए आते हैं, लेकिन उनका जो मन है और वो चुनावी सभा में आने का जो कारण है, दोनों अलग अलग दिशा में भी कई बार जाते हैं। भीड़ को वोटर में तब्दील करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है उस नेता के लिए जो मंच से अपनी बात कहता है। आपको लगता है कि इस बार इस चुनौती का जो नेता है, चाहे कांग्रेस बीजेपी की बात करें, अपनी बातों से उस तरह से उनको वोटर में तब्दील कर पाएंगे? क्योंकि मैंने कई बार पिछली बार भी देखा है सभाओं में, ऐसी ऐसी पार्टियों की सभाएं देखी जिनमें भयंकर भीड़ रहती है। सोशल मीडिया पर जब हम देखते हैं तो ट्रेंडिंग में आते हैं, लेकिन जब परिणाम सामने आता है तो बिल्कुल उससे इतर परिणाम होता है, बिल्कुल अलग परिणाम होता है, जिसका उस भीड़ से, उस संख्या से कोई सरोकार ही नहीं होता। तो वोटर और भीड़, आपको लगता है कि इस बार की जो भीड़ है, इस तरह की चुनावी यात्राएं जो की जा रही हैं, जो बातें कही जा रही हैं, वो वोटर में तब्दील कर पाएंगे उनको? देखिए, यही मैं कह रहा हूं कि भीड़ कभी तय नहीं करती है चुनाव परिणाम को। आकलन हम कर सकते हैं, भाई उस नेता की भीड़ में सभा में इतनी भीड़ आई, उसकी सभा में है, तो ये भीड़ मैनेजमेंट भी एक अलग होता है। भीड़ को इकट्ठा करना, अपनी बात कहना, अपने लोगों के बीच बात करना, ये सारे मतलब सारे उद्यम होते हैं चुनावी सभाओं के अंदर। एक आकर्षण होता है, एक ये चुनाव जो है लोकतंत्र का एक उत्सव है। इस उत्सव में मतलब क्या कहते हैं, जो भी पार्टियां जिस तरह का जो भी करती हैं उद्यम, वो करती स्वाभाविक है, लोगों का आकर्षण का केंद्र भी होता है। अब लेकिन अभी धीरे धीरे ऐसा ट्रेंड ये हो जाता रहा है कि कोई टाइम पे हम, जैसे मैं उदाहरण बता रहा हूँ आपको, कि हमें बिल्ले मिला करते थे बचपन में, हम दीपक है या बैलों की जोड़ी है या मतलब जो चुनाव चिन्ह बड़े, हाँ वो बड़े बच्चों का आकर्षण था। बच्चे खुद ही नारे लगा देते थे, जैसा भी वो दो सबके नारे लगाते थे। बीजेपी आ गई तो, या बीजेपी क्या जनसंघ हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जैसा भी हो, स्वतंत्र पार्टी हो, जैसा भी है, सबके नारे लगाते थे। उनको वो बिल्ले भी मिल जाते थे, और वो जो बिल्ले देने वाले भी कहते थे, हाँ बोलो भाई हमारी जयकारा आप लगाओ। तो ये तो सारी मतलब माहौल बनाने की बातें होती है। सवाल ये आता है कि माहौल में आजकल नेताओं के बयान ज्यादा इम्पोर्टेंट और मुद्दे गौण हो जाते। हालांकि मुद्दों से शुरुआत होती है कि हम ये मुद्दा उठाएंगे, हम ये चुनाव घोषणा पत्र बनाए लाएंगे, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ये हम सब लेते हैं, लेकिन बाद में जवाबदेही जितनी घोषणाएं हुई है, क्या आम जनता से राय ली जाती है? या ऐसी कौन सी जगह है, मुझे बताइए। नेता ही अपनी बात कहता है, जनता की बात सुनने वाला कौन है? आपने जवाबदेही तो कोई किसी की तय नहीं कर रखी कि आपने ये घोषणा पत्र लेकर के आम जनता की ऐसी भीड़ मतलब जुटाई, बैठक बुलाई जाए और नेता एक साइड में बैठे हों, कि आपकी जवाबदेहीता ये होती है कि आपने घोषणा की थी वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुई अभी तक, क्या कारण रहा है? आप ये जनता को ये भी राइट होना चाहिए कि आप ये गारंटी दे रहे हो, तो गारंटी के पीछे आप इतने रिसोर्सेज क्या होंगे,
आप किस रूप में मतलब क्या कहते हैं, ये प्रश्न उठने चाहिए, लेकिन ये उल्टा होता है। यहाँ मतलब क्या कहते हैं, नेता संबोधित कर रहा है वोट मांगने के लिए, ये है सही है, वोट मांगता है, बहस होनी चाहिए, मुद्दों पर बहस होनी चाहिए। मुद्दे पे तो गौण हो जाते हैं, और मतलब एक दूसरे के नेता ने, उसने प्रदीप जी ने महेश जी को क्या कहा, महेश जी ने प्रदीप जी को क्या किया, एक दूसरे को मतलब क्या कहते हैं, उसके एक दूसरे को कहावते में ले रहे हैं या और किसी को लेकर के, और जुमला पूरा हो जाता है और सारा चुनाव निकल जाता है। और जनता को अगर पूछा जाए कि वो करना क्या चाहते हैं, क्या उन्होंने सुना क्या नहीं है, बाद में मालूम पड़ता है कि अब हमारे को तो इस जाति वाले को वोट देना है, हमें तो इसको देना है, हमें उसको देना है। अब ये सारे सब बटे हुए होते हैं। टिकटों का जो निर्धारण होता है, बंटवारा होता है, वो सब जाति विशेष के ध्यान में रखते हुए सबसे ज्यादा संख्या में जो मतदाता होते हैं। फिर आपके जो व्यक्तित्व हो, चाहे मतलब कितने भी मुद्दे हों, चाहे सब गौण हो जाते हैं। जी, जाति देखा भी है संप्रदाय, चुनावी सभाओं में तो आजकल ये देखा जाता है कि बयानों में आपस में कटाक्ष। आप ये देखो, एक ट्रेंड नया आया है, पिछले 20 साल से एक बयान कोई ऐसा चलता है, दूसरा लपक लेता है, और उसके जवाब में ऐसा माहौल बनता है, और लोगों ऐसे इसी इंटरेस्ट को, इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए एक भीड़ भी इकट्ठे हो जाती है। वो दर्शक के रूप में तमाशा देखते हैं कि आगे बाजीगर हो जाएंगे। जी, बिल्कुल देखा जाता है कि, और डर भी बड़ा होता है। जनता का डर तो है, ये मैंने माना है कि जनता का डर लोगों में, नेताओं में होता है, क्योंकि कई सभाएं आपने देखी होंगी जिनमें काले कपड़े उतरवा दिए जाते हैं। उनको डर लगता है कि कहीं काले कपड़े उनका विरोध प्रदर्शन करने के लिए, विरोध के लिए तो नहीं आते, और अगर कोई आवाज उठ भी जाती है तो उस व्यक्ति को ही उठा लिया जाता है वहां से, बड़ी भीड़ के सामने से उस व्यक्ति को उठाकर ले जाया जाता है जब वो अपनी आवाज उठाने की कोशिश करता है। खैर, चुनावी सभाएं हैं, अपनी सियासत, अपना धर्म भी निभाएगी, लेकिन जनता का भी एक धर्म है, जनता सवाल उठाए, चुनावी सभाओं में अपने सवालों को सामने रखे कि आपने ये बात कही है, उसको आप पूरा कैसे करेंगे। खैर, देखना होगा कि इस बार की जो चुनावी सभाएं हैं किस तरह से अपने सियासी मकसद को हल कर पाती हैं। मान मनोबल के दौर के बाद उन चुनावी सभाओं की कोई शक्ल बदलती है, मंच पर साझा करने का दौर बदलता है, वो भी देखना बहुत लाजमी होगा, क्योंकि इस बार का जो राजस्थान का चुनाव है वो एक तरह से लोकसभा चुनाव यानी कि केंद्र की राजनीति का भविष्य भी काफी हद तक तय करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ राजस्थान का रण में जुड़ने के लिए। नमस्कार।